नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, फोगाट, विनेश फोगाट, वो होता है ना बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। फोगाट, विनेश फोगाट, इन्होंने बता दिया कल कि यह जो है एक्चुअल बॉन्ड निकली और पहलवानी करते करते सीधे कांग्रेस में चली गई और वहां से सीधे पहले दिन ही टिकट उठा लाई विधायकी का। ठीक है, गुड फॉर हर, होना भी चाहिए, कई लोग करते हैं। 1.5 साल पहले ये लड़कियों पर होने वाले कथित यौन शोषण, जो आप जिसको यौन शोषण कहते हैं, उस पर इन्होंने जो है बहुत बवाल काटा, जमीन पे आ गई और सब कुछ कर लिया। और आज उसकी परिणति, वो लड़कियां या वो जो मुद्दा था, वो विषय था, वो कहीं बहुत पीछे गायब हो चुका है। आज यह टिकट लेके आ गई हैं। और ये बात आप पहले दिन से क्लेम कर रहे थे, जब पूरी दिल्ली की मीडिया, इंडिया टुडे ग्रुप और राजदीप और लल्लन टॉप जितने थे, सब बैठ के इनको पहलवान बता, जैसे किसानों को खालिस्तानियों को किसान बता रहे थे, वैसे ही इनको पहलवान बता रहे थे। जबकि आपने कहा था कि ये पूरी लड़ाई कुश्ती संघ के अध्यक्ष की है। और ये करते करते ये लोग आज राजनीति में पूरी तरह सामने दिख रहे हैं। आपने तब भी कहा था कि कांग्रेस बैक्ड है और आज कांग्रेस की ही गोदी में जाके बैठ गए। बाबा जी, कैसा लग रहा है? जिस चीज को आप बहुत पहले बहुत कायदे से देख रहे थे, बता रहे थे, वो आज सरेआम है। कैसा महसूस कर देखिए, रहे हैं आप? मैं पहलवानों के बारे में एक बात बता दूं आपको कि जब ये आज से 12 साल पहले जब ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे ना, उस वक्त कुश्ती संघ की दावेदारी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे दीपेंद्र हुड्डा। और दीपेंद्र हुड्डा, सरकार थी मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की। भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे और सोनिया गांधी के एकदम खासम खास थे। दीपेंद्र हुड्डा को हरा के ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे सोनिया की सरकार में। और इसमें बाहुबल का कितना प्रयोग होता है इन खेल संघों के चुनाव में, इसके मैं आपको के दर्शकों को एक कहानी बताना चाहता हूं। एक बार हॉकी के संघ का चुनाव था और केपीएस गिल पंजाब पुलिस से रिटायर हो चुका था, रिटायर्ड केपीएस गिल। और भोपाल में चुनाव था और गुफराने आजम उस वक्त हॉकी संघ का अध्यक्ष हुआ करता था। रिटायर्ड केपीएस गिल की इतनी हनक थी कि कम से कम 50 पुलिस वालों को सादी वर्दी में AK-47 के साथ भोपाल पहुंचा। और अब वहां पे कहते कि चुनाव होता है, हर राज्य खेल संघ का, हॉकी संघ का 2 वोट देने आती हैं। तो कोई एयरपोर्ट से आ रहा था, कोई ट्रेन से आ रहा था, कोई कैसे आ रहा था, और जो आता जा रहा था, केपीएस गिल के कमांडो और सिपाही उसको सड़क से, एयरपोर्ट से, होटल से, स्टेशन से उठा लेते थे और जिसने बोलने की कोशिश की उसकी पिटाई भी की, कॉलर से पकड़ पकड़ के गाड़ियों में बैठाया और जबरदस्ती उठा के ले गया। तो गुफराने आजम का फोन आया केपीएस गिल को कि गिल साहब, हमसे बड़ी गलती हुई मालिक, बन जाओ, आप ही अध्यक्ष बन जाओ, पर कम से कम इन हॉकी वालों को पीटो मत। सर, लिटरली पिटाई हुई थी। और केपीएस गिल हॉकी संघ के अध्यक्ष बन गए थे और 10 साल रहे थे। तो सर, खेल संघों के चुनाव में इतनी गुंडागर्दी भी होती है, जो सत्ता पक्ष होता है वो कर लेता है। और सत्ता सोनिया गांधी की थी, सत्ता सोनिया गांधी की थी। और
चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा था। इनके जबड़े से खींच के ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे। और जब ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे तो हरियाणा का अध्यक्ष कौन था? हरियाणा कुश्ती संघ का खुद दीपेंद्र हुड्डा। तो ये जितने आरोप जब लगे, हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा, तो ये जितने आरोप लगे हैं ना, उस दौरान हरियाणा का कुश्ती संघ अध्यक्ष कौन? दीपेंद्र हुड्डा था। ये लड़कियां जो खेलने जाती थीं, ये किसकी लड़कियां थीं? इनका कस्टोडियन, इनका ट्रस्टी, इनका गार्जियन कौन था? दीपेंद्र हुड्डा। तो दीपेंद्र हुड्डा की गार्जियनशिप में, जैसा कि विनेश फोगाट ने आरोप लगाए कि 1000 लड़कियों का जौन शोषण हो गया, तो नैतिक जिम्मेवारी किसकी बनती है? कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन था हरियाणा का? दीपेंद्र सर हुड्डा ऐसा ना। है। लकी तो स्पैम्स के लिए सब माफ होता है सर, कोई नहीं जिम्मेदारी नहीं नहीं नहीं, होती। सर, मैं देश की जनता को ही कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जरा इस हम्म। पे विचार कीजिए। हम्म। हरियाणा कुश्ती संघ अपनी बेटियों को लड़ने भेजता है। सर, मेरे घर की बहन बेटी जाएगी कहीं खेलने, तो किसने हम्म। भेजी? मैंने भेजी ना। उसकी हम्म। सुरक्षा की नैतिक जिम्मेवारी किसकी है? मेरी। आपके यहां खेलने गई, आपसे तो मैं बाद में पूछूंगा। तो 10 साल तक हजारों लड़कियों का जौन शोषण होता रहा। दीपेंद्र हुड्डा क्या कर रहा था, उसको नहीं पता लगा? अच्छा, इन लड़कियों ने क्या दीपेंद्र हुड्डा को बताया कि नहीं बताया? पहला सवाल। अगर नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? इसका मतलब दीपेंद्र हुड्डा का अपने खिलाड़ियों से कोई कनेक्ट ही नहीं था। और यदि बताया तो दीपेंद्र हुड्डा ने क्या किया? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है कि जी, वहां पे एक इतना बैठा दानव दरिंदा राक्षस बैठा है कुश्ती संघ में, हमारी 1000 लड़कियों का शोषण कर दिया उसने। और दीपेंद्र हुड्डा को पता ही नहीं। सर, ये किसी भी समझदार आदमी के गले उतरती है स्टोरी। पर हमारी मीडिया ने, सर, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं आज, एक बात बताइए, ये हमारी इस सो कॉल्ड मीडिया ने क्यों नहीं पूछे, इतने बड़े बड़े पत्रकारों ने? तो मैं तो सर पहले दिन से कह रहा हूं कि आरोप झूठे हैं। और इसी दीपेंद्र हुड्डा ने लगवाए हैं। ये पूरा षड्यंत्र ही उसका था। एक बात बताइए सर, एक दिन के लिए कहीं धरना प्रदर्शन करना हो ना, बजट चाहिए होता है। हजारों आदमियों को मोबिलाइज करना, वहां बैठा के रखना, मीडिया को मैनेज करना, वहां के लोकल खर्चे उठाना, कौन कर रहा था ये? इन पहलवानों के तो बेसिक, जो इनकी जो आर्थिक स्थिति, इनके घर में टूटी हुई खाट नहीं थी, तो इनका ये करोड़ों रुपए का 2-2 महीने चलने वाला आंदोलन कौन फंड कर रहा था? ये सवाल सर मीडिया इन को लोग पूछना चाहिए। इन लोग के फोटोज बाहर आए थे कि ये जनपथ दिल्ली में कनॉट प्लेस में जाए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पे पार्क होटल है, वन ऑफ द हाँ, वेरी बहुत हाँ, बहुत ही रईस होटल्स में से एक है। तो वहां पे इन ये हाँ, लोग सुबह नाश्ता करते थे, ये रुके ही वहीं थे ये रुके खिलाड़ी ही लोग, वहीं थे। जी। जिसका एक एक कमरे का एक एक दिन का किराया होगा 25-50 हजार रुपए मिनिमम। स्वीट वीट में रुके होंगे तो 80 हजार और लाख रुपए भी हो सकता है। तो ये फंडिंग कौन कर रहा था? ये सर सवाल किसी मीडिया ने क्यों नहीं पूछा? सर मीडिया का काम बताना नहीं था, सेलेक्टिव सवाल पूछ के एक नैरेटिव बनाना, एक कैंपेन करना था। और अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस या जो सही सवाल थे या जो सही रियलिटी थी जो आंखों से दिख रही थी, जो आपको दिख रही थी शुरू से, जो आपने चीख चीख के सबको बताया, वो उस बात को इग्नोर करना मीडिया का काम है सर। दिल्ली मीडिया का पर्टिकुलरली उनका ये है कि हमारा लाइन क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, उसमें क्या फिट बैठता है क्या नहीं फिट बैठता है। तो ये सारी कवायद सर कुश्ती संघ की अध्यक्षी के लिए की गई, आप ऐसा जी, कह रहे हैं? जी। क्या है नहीं, सर नहीं, ऐसा नहीं, है? नहीं, हाँ। नहीं, 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 नहीं। ये सारी कवायद की गई। सर, पहले कुछ मर्सिनरीज भरते, जब भाड़े के टट्टू सेना में पहले भर्ती किए जाते हैं, तो उनको कुछ पैकेज दिया जाता है और फिर उनको एक टारगेट दिया जाता है कि ये रहा तुम्हारा पैकेज, तुमको ये मिलेगा, तुम हमारे लिए लड़ो,
और हमें ये डिलीवर करो। तो सर इनको डिलीवर करना था जाट वोट का कंसोलिडेशन, एक भावनात्मक मुद्दा उठा के। उनको बदले में क्या मिलना था? कुश्ती संघ की अध्यक्षी। कुश्ती संघ का अध्यक्ष तुमको बना देंगे, तुम लोगों को कुश्ती संघ दे देंगे, तुम हमको जाट वोट कंसोलिडेट करके दे दो हरियाणा में। इसलिए आपने एक चीज नोट की होगी कि पूरी जाट लॉबी, खाप, टिकैत, वो मोटा चर्बी गेंडा, चर्बी गोला और सतपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल। पूर्व राज्यपाल, ऐसे तमाम, अच्छा वो क्या नाम, वो जो राजस्थान वाला है, क्या नाम है उसका, वो जो एक पार्टी चलाता है, बेनीवाल, पता नहीं क्या नाम है उसका। हम्म। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने जाट नेता थे, वो सरेआम दिख रहा था जाट। अच्छा, बीजेपी इतनी डिफेंसिव क्यों थी? सर जब भी कोई आरोप लगता है ना, तो सरकार अपने लेवल पे पता लगाती है कि पहले पता लगाओ आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं। तो आरोप प्रथम दृष्टया झूठे लग रहे थे, पर पॉलिटिकल नुकसान तो हो रहा था ना। इसलिए बीजेपी की हरियाणा, और सामने चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, तो लोकसभा के चुनाव से में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए बीजेपी डिफेंसिव खेल रही थी। आज तक खेल रही है, आज भी। तो मैंने तो तभी कह दिया था कि ये नाटक हरियाणा के चुनाव तक चलेगा, हरियाणा के चुनाव तक। तो हरियाणा का चुनाव आ गया है और वो नाटक की अच्छा हुआ क्या कि इनसे वादा किया गया था कि हम तुमको कुश्ती संघ डिलीवर कर देंगे। कुश्ती संघ का वादा कर दिया, पर ब्रजभूषण सिंह अड़ गए। उनका डायलॉग था बाकायदा, वहां आंख में आंख डाल के कहा था कि गर्दन उतार लीजिए, गर्दन दे दूंगा, कुश्ती संघ नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने कुश्ती संघ दे दिया तो मेरी जनता ये मान लेगी कि नहीं, मैं वाकई दोषी था। वो भी इसलिए आरोप सर ऐसा जो कभी जिंदगी में आदमी ना माने, क्यों माने? हाँ, तो उन्होंने कहा मैं आप मुझे जान से मार दीजिए, फांसी पे लटका दीजिए, वो मंजूर है, हम्म। मैं अपने चरित्र पे लांछन लेके नहीं जाऊंगा। कुश्ती संघ दे दिया, मतलब मैंने अपने इन आरोपों को स्वीकार कर लिया। वो मैं कैसे स्वीकार कर लूं? कुश्ती संघ उन्होंने नहीं दिया। हम्म। सरकार का बहुत भयानक दबाव था, नहीं तो वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाते कुश्ती संघ का, करण को। पर चूंकि हम्म। सरकार इनसे वादे कर रही थी, सरकार इनसे इनसे इनके द्वारा आर्म ट्विस्टिंग हो रही थी, और ये सरकार ब्लैकमेल हो रही थी, मैं आरोप लगा रहा हूं। और खुद अमित शाह जी ने इनसे वादा किया था कि ठीक है भैया, तुमको कुश्ती संघ दे देंगे, तुम्हें धरना फरना हटाओ यहाँ पे। पहलवानों क्या? को। हाँ, यस यस, बिल्कुल। जब दूसरा वाला धरना जो 2 महीने चला, हम्म। तो हमारी सरकार, इस बीजेपी गवर्नमेंट की एक सबसे जो बड़ी कमजोरी है ना सर, ये बैड पब्लिसिटी से और इन धरनों से बहुत डरती है। शाहीन बाग देख लीजिए आप, किसान आंदोलन देख लीजिए, पहलवान कोई भी। ठीक है, ये एक अलग मुद्दा है कि इनका क्या, केंद्र सरकार का क्या रवैया रहा। पर अंततः हुआ ये कि कुश्ती संघ की अध्यक्षी वापस ऑलमोस्ट ब्रजभूषण शरण सिंह जी के संरक्षण में है, और सही तो, है, ठीक है, तो, बेहतर हो रही है। तो हम्म। उन्होंने अपने बेटे करण भूषण को ना लड़ा के संजय सिंह को लड़ा दिया। हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संजय सिंह हम्म। ब्रजभूषण सिंह की लॉबी के ही हैं। बिल्कुल सही, हम्म। ये बात मानता हूं, हम्म। दुनिया हम्म। जानती है। सर देखिए, कुछ नहीं, चीजें एक होती हैं। सेकंड, एक सेकंड सर। अगर साक्षी मलिक या विनेश फोगाट या बजरंग को मिल जाता कुश्ती संघ की अध्यक्षी, ठीक है, तो ये किसकी लॉबी के थे? हुडा लॉबी के नहीं थे? ये दीपेंद्र हुड्डा। बस। तो लॉबी लॉबी का खेल है, तो क्यों नहीं होगा लॉबी? हाँ, सबकी लॉबी, तुम्हारी लॉबी तो हमारी भी लॉबी, ऐसा क्या भाई? बिल्कुल। जी। इसमें तो कोई है ही तो नहीं। अब सर, जब जब ये लोग टिकट पा गए हैं, विनेश फोगाट टिकट पा गई हैं, साक्षी मलिक कहाँ गई हैं पता नहीं, बजरंग पुनिया भी अब किसान आंदोलन के किसी किसान यूनियन के अध्यक्ष हो गए हैं, कुछ है, उनको भी पोस्ट मिल गई है। होना क्या है सर? अब मान लीजिए चुनाव में लेट्स से कि ये जीत जाती हैं, विधायक हो जाती हैं, तो ये फिर जब, क्योंकि अध्यक्षी तो मिली नहीं है, तो इनकी कवायद कब तक चलेगी? क्योंकि असली मुद्दा तो अध्यक्षी का है, असली राजनीति तो वहां है। और क्या वो इतना महत्वपूर्ण पद है? क्या है उसकी अहमियत सर? हो जी। फाइनेंशियल टर्म्स में कुश्ती संघ का अध्यक्ष क्या हैंडल करता है? नहीं, कुछ नहीं और फाइनेंशियल। कुछ नहीं। फाइनेंशियल कुछ नहीं है। ठीक है।
कुश्ती सर एक तो जन जन का खेल है, हम्म। स्पेशली हरियाणा में कुश्ती संघ, कुश्ती जो है उसका हम्म। बहुत बड़ा एक, कुश्ती का एक भावनात्मक लगाव है जनता से। तो हम्म। कुश्ती संघ का अध्यक्ष होना एक वैसे ही बड़ा मतलब ऑरा है कुश्ती संघ का। हम्म। दूसरी चीज है इनके लिए, इन पहलवानों के लिए कुश्ती संघ पे कब्जा करके और कुश्ती संघ में मतलब जिसे कहते हैं ना आंख में मिर्च झोंक के एकदम भ्रष्टाचार की अति करके कुश्ती को चलाना। हम्म। जैसे जब ट्रायल हुई है पटियाला में एडॉक कमेटी, तो एडॉक कमेटी में पहले मिस्टर भूपेंद्र बाजवा और 3 लोग थे। इन्होंने हम्म। जबरदस्ती 2 रेसलिंग कोचेस को अपने गुर्गों को उसमें डलवाया और फिर उन्होंने सर वो हुकाम हुए हैं जो आज से 30 साल पहले कुश्ती में हुआ करते थे। मतलब कहने का मतलब अपनी मनमानी चलाना। तो जब कुश्ती संघ इनको नहीं मिला तब इनको फिर भैया अब कुछ तो देना है ना, इन्होंने हमारे लिए इतना लड़ाई लड़ी है। और जाट कंसोलिडेशन भावनात्मक मुद्दा, मारी बेट्टी का जो भावनात्मक मुद्दा चल रहा था उसके बदले में कुछ तो देना था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि अगर ये ओलंपिक खेलने नहीं गई होती विनेश, और ये वापस जो इनकी स्टारडम रिवाइव हुई, अगर ये नहीं हुई होती तो शायद ये टिकट विकेट इनको नहीं मिलते, क्योंकि इनकी उस आंदोलन में सही बात है इन पहलवानों की बदनामी बहुत हुई है। पर चूंकि ओलंपिक में मेडल आते आते रह गया, बहुत जबरदस्त एक सहानुभूति वेव पैदा हो गई पूरी और वो लॉबी सर लग गई थी हाँ सेमीफाइनल जीतते ही। जीतते ही। तो अब उनको लगा कि ये जो रिवाइव्ड स्टारडम है और ये वापस जो भावनात्मक ज्वार उठा है इमोशनल, और हम्म। इंडिया इज अ लैंड ऑफ इमोशनल फूल्स, तो उनको लगा कि चलो इसको भुना लिया जाए, इनको टिकट दे दिया जाए। तो उस क्रम में इनको टिकट दिया। पर मेरा एक बड़ा बेसिक सवाल है कि सर मैंने आपको इनवाइट किया और आपके लिए 56 भोग देसी घी में बनवाए हैं मैंने, और मैंने लाल कारपेट बिछाया है, आपके लिए बैंड बाजा बजवाया है कि संदीप भाई मेरे घर आएंगे तो मैं ऐसा स्वागत करूंगा, और आप पीछे से चोरी से आए और मेरे घर में घुस के चोरी से रोटी खाते हुए पकड़े जाएं, तो आपको लोग क्या कहेंगे? क्या बे एकदम मैं बेवकूफ हो का बे, तुम्हारे लिए अगला बैंड बाजा लाल कारपेट और 56 भोग बना के रखा है और तुम साले रोटी चुरा के खा रहे हो उसकी रसोई में घुस के। सर ये इतने बड़े स्टार थे कि अगर इनको विधायकी ही लड़नी होती तो इनको सारी पार्टियां सर टिकट देने के लिए बेताब थी। इससे पहले योगेश्वर दत्त को टिकट नहीं दी, बबीता फोगाट को टिकट नहीं दी, संदीप सिंह को टिकट नहीं दी, संदीप सिंह को टिकट दी, चुनाव जीते, मंत्री बने। इससे पहले कितने खिलाड़ी चुनाव लड़ चुके ये हैं। भाजपा ये भाजपा से टिकट मिले थे इनको। हाँ इनको कांग्रेस भी देने हम्म। को तैयार है सर, हम्म। कांग्रेस भी। तो भैया ये टिकट फिकट तो तुमको वैसे ही मिलते, तुम ये जो नाटक किए, एक बात बताइए ना, तुमको ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? भाई ब्रजभूषण शरण सिंह इनको इतना मानते थे तीनों को कि इनकी हर जायज नाजायज मांग को ब्रजभूषण सिंह ने 12 साल तक पूरा किया है। और इनको जैसे मुर्गी सर अंडा सेती है ना, ब्रजभूषण सिंह ने इन तीनों को अंडे की तरह सेके ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाया है। जिस दिन सचमुच इतिहास लिखा जाएगा ना, तो इनकी ओलंपिक सफलता की कहानी में सबसे बड़ा रोल कुश्ती संघ का और ब्रजभूषण शरण सिंह का आएगा। खैर कुछ लोग होते हैं एहसान फरामोश, नहीं मानते। तो सर ब्रजभूषण सिंह तो इनकी हर बात मानने को वैसे ही तैयार थे, तो इनको आखिर ये गंदा घिनौना कीचड़ से भरा हुआ रास्ता चुनने की क्या जरूरत थी आंदोलन करके, और ये गंदे घिनौने झूठे अपने चरित्र पर खुद लांछन लगाकर। क्योंकि ये सारी पार्टियां इन्हें विधायक का टिकट तो दे सकती थी, कुश्ती संघ का अध्यक्ष तो अमित शाह नहीं बनवा पाए। क्यों? हम्म। इनके लिए विधायकी इंपॉर्टेंट नहीं थी,
कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद इंपॉर्टेंट था। ये लड़ाई कुश्ती संघ के अध्यक्ष की थी। तो क्या ये इनके लड़ाई लिए, अभी जारी रहेगी? पहलवानों के लिए, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के लिए जाट वोट का कंसोलिडेशन था। हर आदमी के अलग अलग लक्ष्य थे। कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा था, कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा था। तो सर, चूंकि अभी यह देखा जाए कि ओलंपिक्स भी हो गए हैं और जो होना था वो हो गया, कुश्ती संघ के अध्यक्ष, और आपने बताया था कि कोर्ट ने भी जो है, कोर्ट भी इनको ये आदेश नहीं कर पाया कि जो कुश्ती संघ की समिति अध्यक्ष, कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे संजय जी, उनकी जो उनके द्वारा जो टीम गई थी उन्हीं को ही मान्यता मिली यूडब्ल्यूडब्ल्यू के माध्यम से, जैसे भी। तो यह सब हो गया, मतलब थोड़ी सी धूल अब बैठ रही है, पर इच्छाएं तो अभी भी वही है, क्योंकि पूरी तो हुई नहीं है। मन बढ़ाई जिसको कहते हैं, बेहयाई जिसको कहते हैं, कि चलो भैया हथियार डालो, आगे बढ़ो, काम करो जीवन में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी मुख्यमंत्री बने नहीं है ना सर। अब अभी तो सारी कवायद तो लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा को सर पे उठा के कहीं कुछ पहुंचाने की है। जो लड़का स्वयं में, जो सुषमा स्वराज जी भी संसद में बोल चुकी हैं, और महाजन जी थी वो भी बोल चुकी हैं कि बेटा अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना, बैठो जरा। तो इस प्रकार के लोगों के लिए फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, इनकी पालकी ढो रहे थे क्या? और इनकी पालकी ढोते रहेंगे क्या दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोगों के लिए? सर, एक बात बताऊं आपको, हर आदमी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं लाइफ की। एंड जिंदगी में आपको कई बार ना ऐसे मौके आते हैं व्हेन यू टू मेक सम कॉम्प्रोमाइजेस। आपको अपने सिद्धांतों से, अपने चरित्र से समझौते करने पड़ते हैं। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अब मैं ना मैं एक बात आपसे बहुत दिनों से मेरे मन में आ रही है। कल मनु भाकर अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में गई हुई थी। आई हैव बीन फॉलोइंग हर सिंस द पेरिस ओलंपिक्स। हम्म। उस लड़की का बैकग्राउंड ये है कि उसके फादर मर्चेंट नेवी में थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को स्पोर्ट्स कराई, पर उसके साथ साथ पढ़ाई भी कराई। तो शी वॉज एजुकेटेड इन अ सिंपल इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल। तो आप उसकी अगर बात सुनेंगे, मनु भाकर की, तो एक तो वो बिना किसी एक्सेंट के अच्छी हिंदी बोलती है, अच्छे इंग्लिश बोलती है। जो कि बार आपको पता है, आप खुद सीबीएसई स्कूल में पढ़े हैं, मेरे जैसे लोग जो कि हम्म। हैं, हमें हम्म। तो 10वीं के बाद पढ़ने का मौका ही नहीं मिला कायदे से। हम तो प्राइवेट पढ़ाई करके और स्वाध्याय करके थोड़ा बहुत जिंदगी में सीख पाए। पर 10वीं तक भी जो बच्चा कायदे से पढ़ लेता है, उसको कम से कम हिंदी और बेसिक अंग्रेजी बोलना आ जाता है, सीबीएसई हम्म। स्कूल के बच्चे को है। हम्म। आप मनु भाकर की पर्सनालिटी, उसकी बातचीत, उसकी प्रेजेंटेशन को देखिए, और हमारे इन पहलवानों को देखिए। इनका अनपढ़ होना हमारी रेसलिंग कम्युनिटी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस बात को मैं पिछले 30 साल से कहता हूं कि भैया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पहलवानी कराओ। तुम अकेले कोई पहलवानी नहीं कर रहे हो, बाकी लोग भी 8-8 घंटे ग्राउंड में मेहनत करके ही ओलंपिक तक पहुंचते हैं। कोई खटिया पे सो के नहीं पहुंचता है। मनु भाकर ने भी 8 घंटा रोज ग्राउंड में बिताया है, जैसे तुम बिता रहे हो। तो अपने बच्चों को एजुकेट भी करो भैया, उनको भी स्कूल भेजो। पर हमारी रेसलिंग कम्युनिटी की तरफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी ऊपर से लेके नीचे तक, हमारे कोचेस, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, एवरीबडी। मेरी बातें ना कुछ लोगों को बहुत कड़वी लगती है, और मेरे चैनल का नाम ही है खरी खोटी। सर, जैसे कहते हैं ना, नीले अनपढ़। शिक्षा की बहुत जबरदस्त कमी है कुश्ती कम्युनिटी में। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप मनु भाकर की बातचीत सुन लीजिए, हमारे इन पहलवानों को सुन लीजिए। सर, एजुकेशन का न होना, तो इनके मेंटर्स भी इनको वही मिलते हैं, अनपढ़।
ये खुद अनपढ़, इनके मेंटोर्स अनपढ़, तो इनको सही रास्ते पे लेके कौन जाएगा, आप बताइए। मैं एक चीज देख रहा हूँ आपकी बात से, बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। वो देशी भाषा का होना या लिंगो या एक्सेंट का होना एक अलग बात है, वो तो अपना देसीपन है आपके भी। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं खुद हाँ, भोजपुरी लेकिन बतियाता हूँ तो शिक्षा के हाँ, प्रति जो डिसडेन है कि भैया ये नहीं पढ़ना नहीं है, बाकी जो मर्जी करा लो, मुझे लगता है कि वो प्रकार का जो माहौल है या वो मानसिकता है वो व्यापक है वहां पर, जैसा आप कह रहे हैं। बाकी तो कोई कैसे भी बोले, अपनी देशी भाषा बोले, जैसे बोले, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इनकी हाँ, सबसे बड़ी इनकी शिक्षा के सबसे बड़ी प्रति दिक्कत है वितृष्णा कि है शायद इनको इनके जितने सलाहकार मिले ना, वो इनको गलत रास्ते पे ही ले जाने वाले मिले। वो और पूरा खुद माहौल वही है। पूरा माहौल वही था। तो वो समझ ही नहीं पाए कि हम सर एक बात बताइए ना, मैं सर कहता इसमें हूँ कि आप एक छोटी सी चीज सर, आप ही की बात से एकदम जोड़ता हूँ। ये जितने नेताओं के बच्चे जो राजनीति में होते हैं और ये इस प्रकार के जो जातिवाद और भ्रष्टाचारी नेता होते हैं, ये बिल्कुल चाहते हैं कि इनके आसपास की जनता और इनके प्रदेश की जनता अशिक्षित रहे और शिक्षा के प्रति उसका डिसडेन हो। भले लालू हो, मुलायम हो, अखिलेश हो, शरद पवार हो, कोई हो, ये हुडा हो, या मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब वही हैं। और सब देश को अशिक्षित अनपढ़ रखना चाहते हैं। इन ये अपनी कोटरी में ऐसे ही लोग रखना चाहते हैं, तो इनका भी एक असर पड़ता है क्या? भाई आप उसी माहौल में, आपका नेता ही दीपेंद्र हुड्डा है, तो आप क्या ही पढ़ लोगे और क्या बन जाओगे? मुझे याद है मुकेश अंबानी का, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मुकेश अंबानी का। वो कहता है कि व्हेन वी वर किड्स, हम्म। तो हमारे फादर ने हमारे लिए एक ऐसा व्यक्ति, और बकायदा देश भर में विज्ञापन करके एक ऐसा व्यक्ति चुना गया जो हमारा मेंटोर बना। और उसका सिर्फ एक काम था कि वो हमारी, हम कहते हम शायद 7-8 साल के थे दोनों भाई, और उसको बहुत मोटे पैकेज पे धीरू भाई ने अपॉइंट किया। और उसका काम था सिर्फ हमारी उंगली पकड़ के हमें एक लंबी वॉक पे ले जाना और हमसे बहुत सारी बातें कर। एंड ही वाज एन एक्सट्रीमली, आई डोंट नो द नेम ऑफ द जेंटलमैन, वो मुकेश जी ने बताया नहीं, मुकेश अंबानी ने। हम्म। तो कहते हैं कि मेरे पिता का उद्देश्य था कि हम अपने बच्चों को, मैं वो संस्कार देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, तो कहीं ये जमीन जमीन से, धरातल से हमारे देश का, सनातन का जो संस्कार है, समाज का जो सरोकार है, उनसे कट न जाए। तो वो कहते हैं कि वो आदमी हमारे संपर्क में लगभग 15 साल रहा, और उसका सिर्फ एक ही काम होता था, ही यूज्ड टू टॉक टू अस। और उसने हमें सिर्फ एक ही चीज दी, उसने कभी हमें होमवर्क नहीं कराया, सिलेबस नहीं पढ़ाया, वो हमें सिर्फ संस्कार देता था, बातें कर करके। और हमसे वो तर्क करता था, हमारा शास्त्रार्थ होता था उससे। वो हमें एनकरेज करता था कि हम उससे सवाल पूछें, शंका करें। तो इसे कहते हैं आदमी में, अपने बच्चों में इंटेलेक्ट पैदा कर। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो वैसे आम मैं भी मानता हूं कि हमने रोट लर्निंग पे इतना ज्यादा फोकस कर रखा है कि संस्कार तो विद्यालय दे नहीं पा रहा, तो आखिर संस्कार कौन देगा? तो संस्कार सर, हमारे पुराने सनातन में तो संस्कार देने का काम दादा का होता था। वो जॉइंट फैमिली होनी चाहिए थी। तो सर दादा दादी यहाँ का। पे हमारा, हमारे रेसलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 8 साल के बच्चे को अखाड़े में भेज देते हैं। तो अखाड़े में वो सिर्फ ही हा करना, ताश खेलना और किलकी मारना, रागनी सुनना। इसके अलावा उसका कोई काम ही नहीं होता अगले 15 साल तक। बेचारा वो कभी स्कूल गया ही नहीं। तो सर मैंने कहा ना, अशिक्षा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी की। एंड वी शुड वर्क ऑन इट। ये मैं पिछले कई जी। सालों से ये बात कहता आ रहा ऑन दिस नोट, मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा सर। आपने एक भारत के बहुत जरूरी मुद्दे पर, जिसको दिल्ली मीडिया ने, जिसको बहुत लोगों ने झूठ बना बना कर परोसा, पर आप एकमात्र थे जो सच की लौ जलाए हुए थे। वो दीपक आपने जलाए रखा और आज वो अग्नि, फुल फुल अग्नि के रूप में प्रज्वलित होकर दिख रहा है। और उस यज्ञ में बहुत लोग की आहुति हो गई है। तो
वो आपने जलाए रखा, और इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आप एकमात्र हैं इस, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको जानता हूँ, और 1.5 साल से कम आपके इस विषय पर आपके माध्यम से सारी सच्ची सही बातें लगातार सुन रहा हूँ, जो दुनिया को कहीं देखने को मिली नहीं। तो दर्शकों, मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, बाबा जी को धन्यवाद देते हुए इस चर्चा का आज यहीं समापन करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि कुश्ती से संबंधित जितनी कमियां हैं, जो हैं, जैसे हैं, वो दूर हों। कुश्ती बाबा जी का प्रिय विषय है। बाबा जी स्वयं कुश्ती के कोच रह चुके हैं अपने पूर्वाश्रम में, तो इनका लगाव है, इनका प्यार है। इमोशनल भी हो जाता है, मुझे पता है। अभी हमने वीडियो बंद नहीं किया तो आंखों से आंसू भी गिरेंगे। तो इसी के साथ, इससे पहले कि बाबा जी जो है अपना इमोशन प्रदर्शित करें, हम इनसे अगले वीडियो के लिए वादा लेते हैं, और थैंक आज यू। के लिए चर्चा ही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत दर्शकों, धन्यवाद। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस बात का, इस चर्चा का, इस विषय का बाहर जाना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।